खेती में विज्ञान। जी हां, खेती में हमेशा से ही विज्ञान का मेल रहा है। सोचिए, आज की जो फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, अमरूद, सेब, केला, ये सब कहां से आए? ये सब आए तो अपने जंगली रिश्तेदारों से ही हैं। लेकिन किसकी वो पारखी नजरें होंगी जिसने पहली बार इन बीजों, कंदों आदि को ढूंढा होगा और फिर पालतू बनाया होगा, यानी इनकी बुआई की होगी और फिर बीजों ने धरती में अंगड़ाई ली होगी और फिर धरती में से कल्ले फूटे होंगे। वो कौन होगा जिसने ये पहचाना होगा कि कब इन छोटे से पौधों को पानी की जरूरत होगी और कब खाद की? कहा जाता है कि प्राचीन काल में पुरुष शिकार आदि के लिए बाहर जाते थे और महिलाएं घर पर रहती थीं। शायद सबसे बड़ा कारण बच्चों की देखभाल रहा होगा। अब कभी कोई पुरुष अपने साथ कोई फल या कोई धान्य ले आया होगा, महिला ने उसके बीज पास में ही डाल दिए होंगे और फिर जब पौधा बड़ा हुआ होगा तो महिला ने ही सबसे पहले उसकी अहमियत समझकर हो सकता है कि खेती की नींव डाली। अब विज्ञान क्या है? हमारे पास जो औजार हैं, उपकरण हैं, उनके उपयोग से वस्तु के गुणों का पता लगाना। जैसे माइक्रोस्कोप से जीवाणुओं को देखा और पहचाना जाता है। अब सोचिए, उस समय के लोगों के पास क्या वैज्ञानिक उपकरण रहे होंगे? उनकी इंद्रियां ही उनके उपकरण थी और अनुभव ही उनका ज्ञान, जो आज भी है। तो इन्हीं इंद्रियों जैसे महसूस करना, चखना, देखना आदि के उपयोग से ही उस महिला ने जंगली प्रजातियों से पालतू खाद्य फसलें तैयार की होंगी। तो उसी महिला के कारण जिसने खेती की शुरुआत की, फसलों के विज्ञान को समझा, किसी फसल के वर्धन में समय, खाद, सूरज की रोशनी के महत्व को जाना, तभी तो कृषि में विकास हुआ और धीरे धीरे खेती में वैज्ञानिक तरक्की होती गई और खेती आज के स्वरूप में पहुंची। लेकिन वो महिला जिसने खेती की शुरुआत की होगी, क्या वो वैज्ञानिक नहीं हुई? वो भी वैज्ञानिक ही हुई, क्योंकि उसके पास जो क्षमता थी उसने उसका उपयोग करके ही खेती का इजाद किया। और आज का विज्ञान तो बहुत आगे जा चुका है। अब इसी से सोचिए कि एक सेल यानी कोशिका से पूरा पौधा तैयार हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? प्रकृति में तो हर पौधा एक ही कोशिका से तैयार होता है। असल में एक प्रौद्योगिकी है जो काफी समय से प्रचलित है और किसान के लिए बड़े काम की है। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद किसान ही आराम से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ये प्रौद्योगिकी है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन तकनीक। टिश्यू कल्चर को ऐसे समझिए कि अगर कोई फल या सब्जी, जैसे केले का आपके पास एक बढ़िया पेड़ है जिसमें खूब बड़े और मीठे केले लगते हैं, तो आप उस पेड़ से कोशिका लेकर उसे परख नली में ऐसे सॉल्यूशन में रखकर जिससे उस कोशिका के लिए जीवन के लिए आवश्यक पोषण मिलता रहे, एक छोटा सा पौधा परख नली में तैयार कर सकते हैं। उस पौधे में मूल पौधे के सारे गुण होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हूबहू कॉपी। और केलों में तो अधिकतर केले इसी टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से ही तैयार होते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? इसे लगाने का खर्च कितना है? और क्या किसान अपने स्तर पर टिश्यू कल्चर लैब लगा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। अब इन सवालों को मन में क्यों रखना? चलिए जानते हैं। किसान टिश्यू कल्चर पौधे का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना में जैन इरिगेशन जो है वो टिश्यू कल्चर से बनाना पौधे को बनाता है, कैडिला बनाता है, बहुत सारे इस तरीके की उसकी एजेंसी हैं जो बनाती हैं। और उसमें एक प्रजाति है जो G9 के तौर बोलते हैं, ग्रैंड 9, और उस प्रजाति का प्रयोग ही ज़्यादातर होता है और उसको किसान परचेज करते हैं उन एजेंसी से। और इसके बाद उस जो टिश्यू कल्चर की प्लांटिंग मटेरियल है, पौध सामग्री है, उससे वो बनाना की
खेती करते हैं। अगर हम आलू की बात करें तो आलू में भी जो हम टिश्यू कल्चर से पौध को बनाते हैं, जिसको हम माइक्रो प्लांट सूक्ष्म पादप बोलते हैं, और ये जो सूक्ष्म पादप है इसको हमारे पास बहुत ही जो उद्यमी हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, और हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किए हैं वो हमसे स्वस्थ और रोग रहित टिश्यू कल्चर के माइक्रो प्लांट लेके जाते हैं और उसका वो गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद उनसे किसान लेना चाहते हैं तो उसको ले करके और इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में इसको लगा करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम G0 के नाम से कहते हैं, और G0 का मतलब है कि यह हमारा न्यूक्लियस सीड है, और यह न्यूक्लियस सीड का फिर क्रमशः मल्टीप्लिकेशन होता है। और आलू में किसान जो भी टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद उस कंद का वह एक तरीके से बीज के लिए करते हैं। टिश्यू कल्चर में अब ये तो समझ आ ही गया है कि इसमें टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में सॉल्यूशन के अंदर कोशिका रखी जाती है, जो कि 1 की 2, 2 की 4 होते होते एक पूरा पौधा बन जाती है, और वो सबसे अच्छा पौधा या कहें सबसे अच्छी उपज देने वाला पौधा होता है। परख नली में ऐसे हजारों लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर ने बागवानी के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। उन्नत किस्म की रोग मुक्त पौध तैयार करने में टिश्यू कल्चर तकनीक बेहद कारगर है और अब बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जितनी आवश्यकता है उतनी लैब नहीं बन पाई हैं, लेकिन युवाओं की रुचि टिश्यू कल्चर में बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में अब तेजी से विकास हो रहा है। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। असल में एक प्रौद्योगिकी है जो काफी समय से प्रचलित है और किसान के लिए बड़े काम की है, और सबसे बड़ी बात ये कि खुद किसान ही आराम से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ये प्रौद्योगिकी है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन तकनीक। टिश्यू कल्चर तकनीक के काफी लाभ हैं, जैसे कम जगह में और कम समय में अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कोई भी और कैसा भी मौसम हो तो भी इन पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी संतानें तैयार नहीं कर सकते, उनमें भी टिश्यू कल्चर तकनीक से ठीक वैसे ही पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कोई ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, इन बहुमूल्य प्रजातियों को भी टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा बचाया जा सकता है। इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया भी जा रहा है। टिश्यू कल्चर तकनीक का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि आलू, गन्ना, केला, सेब आदि की विषाणु मुक्त पौध तैयार की जा सकती है, जिससे आगे कोई रोग तंग न करे। भारतवर्ष में जब एक नया दौर है और इस नए दौर में टिश्यू कल्चर से हम पौधों का जो मल्टीप्लिकेशन है, पौधों का जो प्रवर्धन है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और इसका भविष्य जो है वो उज्ज्वल है और बहुत सारे फसलों में भी ये आगे चल करके आने वाला है। और जिन फसल में ये सफल हुआ है उसमें एक तरीके से अगर हम कहें तो रिवोल्यूशंस लाया है। अगर हम बात करते हैं आलू की तो आलू में भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है इसके थ्रू। अब बनाना में भी जो केला की बात करें उसमें भी बड़ा रिवोल्यूशन आया है और आने वाले समय में बहुत सारे फलों में, बहुत सारे हमारे जो फूलों में और हमारी सब्जियों में ये इसका भविष्य है
और इसी आगे चल करके, क्योंकि इसकी जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इससे हम मनचाहा जो प्लांटिंग मटेरियल है जितना चाहते हैं उतना कम समय में उत्पादित कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, रोग रहित हम ले लेते हैं। तीसरी चीज़ है कि हम जेनेटिक प्योरिटी को 100% जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरी बात यह है कि जो इसका प्लांटिंग मटेरियल है उससे उत्पादकता भी हमारा, और जो हमारा कन्वेंशनल है जो व्यावसायिक करते हैं हम, उससे बेहतर मिल जाता है। टिश्यू कल्चर पर काम पिछले 100 से भी अधिक समय से हो रहा है। जी हाँ, 100 साल से भी अधिक समय से। सबसे पहला वर्णन 1756 में मिलता है, जब हेनरी लुई नामक व्यक्ति ने एल्म नामक पौधे में चोट या जख्मों के भरने पर काम किया। फिर 1878 में वॉक्टिंग ने पौधों में पोलैरिटी का पता लगाया। ये पौधों के टुकड़ों से पूरा पौधा तैयार करने में भूमिका निभाती है। वॉक्टिंग ने पाया कि तने के सबसे ऊपरी हिस्से में से हमेशा कोंपलें निकलती हैं और निचले हिस्से से हमेशा जड़ें। सन 1902 में एक जर्मन पादप विज्ञानी गोथलेब हेबर लेंडिट ने कृत्रिम कोशिकाओं का कल्चर तैयार किया। हालांकि वो उस समय कोशिकाओं में विभाजन करने में असफल रहे थे, लेकिन कोशिकाओं को कृत्रिम परिस्थितियों में रखा जा सकता है ये बताने में कामयाब रहे थे। हेबर लिंडेट को कुछ असफलताएं जरूर मिली, लेकिन पादप शरीर क्रिया विज्ञान की नींव रखने का श्रेय उन्हीं को जाता है। हेबर लिंडेट ने अपने प्रयोग जारी रखे और फिर उन्हें कामयाबी मिली और वो कोशिकाओं को 3 से 4 हफ्ते तक जीवित रखने में सफल रहे। इसी कारण उन्हें ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। हेबर लिंडेट का सबसे अहम योगदान था जब उन्होंने टोटिपोटेंसी की संकल्पना विश्व के सामने रखी। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि वो कोशिका जिसमें विभाजित होकर जीव या पौधे में किसी भी प्रकार की कोशिका और फिर ऊतक बनने की क्षमता होती है। आजकल स्टेम थेरेपी की काफी चर्चा है। बस समझ लीजिए, इस स्टेम थेरेपी का आधार हेबर लिंडेट की ये खोज ही है। 1902 से 1930 तक अंगों के संवर्धन के प्रयास चलते रहे। किसी को भ्रूण बनाने में सफलता मिली तो किसी को कृत्रिम माध्यम में कोंपल या जड़ें उगाने में कामयाबी मिली। कृत्रिम माध्यम पर भी कार्य चलता रहा। फिर 1930 के मध्य पादप टिश्यू कल्चर में 2 बड़ी खोज हुई। एक तो ऑक्सिन यानी जीवन तत्व की खोज हुई जो प्राकृतिक वर्धन विनियामक है, और दूसरी बात पादप वृद्धि में बी विटामिन के महत्व का पता चला। 1934 में गॉथरेट नाम के पादप विज्ञानी ने प्रथम पादप टिश्यू कल्चर प्राप्त किया और फिर तो इस तकनीक में निरंतर सुधार होता गया और पादप विज्ञान के क्षेत्र में टिश्यू कल्चर तकनीक से उन्नत पौधों को प्राप्त करने में जैसे क्रांति ही आ गई। भारत में सन 1950 के मध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग में प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने टिश्यू कल्चर पर कार्य शुरू किया था। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारत में भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है। 1960 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर महेश्वरी की टीम ने फूलों के पौधों को भी परख नली में तैयार करने में सफलता पा ली थी। बस फिर तो जैसे नए नए पौधों में टिश्यू कल्चर के उपयोग और सफलता की झड़ी ही लग गई और आज तो किसान खुद ट्रेनिंग लेकर अपने खेत में ही टिश्यू कल्चर की प्रयोगशाला लगा रहे हैं और उन्नत प्रजातियां तैयार करके अन्य किसानों को बेच भी रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों में अगर इनोवेटिव फार्मर्स है, अगर उसमें जील है, उसमें इच्छा शक्ति है करने की है, तो उसकी हम जो कौशल विकास को विकसित करके और उनको इस परियोजना से जोड़ते हुए और सरकार का इस परियोजना से जो लाभ है, जो सब्सिडी है, जो उनका जो अंश मिलता है, शेयर है, उसको दिला करके और किसान को मजबूत बनाना और किसान को उद्यमी बनाना,
ये हमारा कार्य है। और किसान अपने लेवल पर अगर इस काम को करने के लिए स्वतः अगर कमज़ोर है तो उसके लिए ज़रूरत है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, एफपीओज, और कुछ एनजीओज भी हैं। लेकिन जो एफपीओज हैं उसके तहत वह इस तरह के टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश करें, और जो उसमें लोगों को रख रहे हैं, जो उनके कार्य करने वाले उनके कर्मचारी हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट रखने वाले हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, उनकी अच्छी से ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलाई जाए, उनका कौशल विकास अच्छा किया जाए और सरकार से सहायता ली जाए। सरकार से सहायता लेकर के टिश्यू कल्चर लैब को डेवलप करके अच्छा स्वस्थ रोग रहित पौध सामग्री को बना करके और उसको बाजार में ले जा करके किसानों को बीच में किसानों को बेच करके उससे भी वो आय को अपनी बढ़ा सकते हैं। और यह एक बहुत ही बड़ा अवयव होगा, कंपोनेंट होगा किसान की आय को बढ़ाने में, क्योंकि पौध सामग्री का स्वस्थ मिलना सबसे आवश्यक है। आजकल आनुवंशिकीय रूप परिवर्तित फसलें भी तैयार हो रही हैं, जैसे बीटी कपास। इनमें भी पौधों को टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा ही तैयार किया जाता है और फिर इनके बीज तैयार होते हैं। इसके अलावा फूलों के पौधे, सजावटी पौधे आदि भी टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए जा रहे हैं। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। टिश्यू कल्चर तकनीक का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि आलू, गन्ना, केला, सेब आदि की विषाणु मुक्त पौध तैयार की जा सकती है, जिससे आगे कोई रोग तंग न करे। टिश्यू कल्चर ने बागवानी के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। उन्नत किस्म की रोग मुक्त पौध तैयार करने में टिश्यू कल्चर तकनीक बेहद कारगर है और अब बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जितनी आवश्यकता है उतनी लैब नहीं बन पाई हैं, लेकिन युवाओं की रुचि टिश्यू कल्चर में बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में अब तेजी से विकास हो रहा है। अनेक किसानों ने अपनी खुद की किस्में विकसित कर ली हैं। खास तौर से केले की कई किस्में किसानों ने ही विकसित की हैं और इसका लाभ यह है कि ये किस्में क्षेत्र की जलवायु और किसानों की जरूरत के अनुसार ही तैयार हुई हैं और किसानों को अपने साथी किसान द्वारा तैयार किस्मों पर भरोसा भी अधिक है। इन किस्मों की अच्छी पैदावार और रोग मुक्त होने के कारण किसानों का इन किस्मों पर भरोसा बना हुआ है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो। यहाँ आमदनी दुगनी होने की बात है, न कि जो है उत्पादन की बात है। आमदनी जब दुगनी होती है तो उसमें 3 मुख्य उसके कारक होते हैं। पहला यह है कि यदि उस फसल की जो उत्पादन लागत है वो घट सके। दूसरा है कि उस फसल की जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य मिल सके। और तीसरी बात है कि उचित मूल्य मिलने के लिए उसको उपयुक्त बाजार मिल सके और उत्पादकता भी उसकी सतत बनी रहे। ये तीनों बातों के लिए जो अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर से विकसित जो पौध सामग्री है वह एक महत्वपूर्ण योगदान देगा आने वाले समय में। इसके अलावा टिश्यू कल्चर तकनीक की उपयोगिता कई अन्य उद्योगों में भी है, जैसे बायोरिएक्टरों में पादप कोशिकाओं का वर्धन करके अनेक मूल्यवान यौगिक तैयार किए जा रहे हैं। वो पौधे जिनमें लवण, सूखा, भारी धातुओं, कम तापमान आदि सहने की क्षमता है,
उनकी संख्या भी टिश्यू कल्चर तकनीक के उपयोग से तेजी से बढ़ाई जा रही है और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। आजकल आनुवंशिकीय रूप परिवर्तित फसलें भी तैयार हो रही हैं, जैसे बीटी कपास। इनमें भी पौधों को टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा ही तैयार किया जाता है और फिर इनके बीज तैयार होते हैं। इसके अलावा फूलों के पौधे, सजावटी पौधे आदि भी टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम बागवानी की बात करें तो बागवानी में बहुत सारे हैं ऐसे फसल जिसका कि टिश्यू कल्चर से होता है। जैसे अगर हम आलू की बात करें तो इसमें टिश्यू कल्चर बहुत ही सफल है। अगर हम केले की बात करें उसमें भी सफल है। और हम हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सेब में भी टिश्यू कल्चर अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसके अलावा बहुत से जो फ्लावर्स हैं उसमें भी टिश्यू कल्चर से हम उसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्रोपोगेशन की एक टेक्निक के तौर पर यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि शुगर केन में टिश्यू कल्चर बहुत ही प्रभावी है और अच्छे से हो जाता है। कुछ पौधे हैं जिनमें कि टिश्यू कल्चर उतना संभव नहीं है, जिनका कि वुडी प्लांट होते हैं और उसमें जो एक फिनॉल कंपाउंड होता है, फिनॉल कंपाउंड होने से वो उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन तकनीक ने उन्नत किस्म के पौधों को उचित मात्रा में उपलब्ध करने में महती भूमिका निभाई है। आज टिश्यू कल्चर तकनीक गांवों में पहुंच गई है और इससे नए रोजगार का सृजन होने के साथ अच्छी आमदनी का भी एक जरिया तैयार हुआ है। सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला लगाने में दी जा रही है और किसानों, युवाओं को उचित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। टिश्यू कल्चर कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसान नहीं कर सकता। टिश्यू कल्चर का जो लेबोरेटरी है उसमें एक अच्छा खासा पैसा लगता है। उस पैसे को लगा करके किसान, अगर बहुत बड़ा किसान है, अगर बहुत बड़ा उद्यमी है, तो निश्चित रूप से टिश्यू कल्चर लैब पहले विकसित कर ले। टिश्यू कल्चर लैब विकसित करके अगर जिस फसल पर उसको करना है उस फसल से संबंधित किसी विश्वविद्यालय के लैब में या हमारी संस्थान में या किसी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान में एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षण ले ले और उस प्रशिक्षण लेने के बाद अगर उसको करना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टाइज पहले डेवलप करने की आवश्यकता होती है। तो जो उसके बाद कोई बंदे होंगे उनको भेज करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको अगर अच्छा बना लेगा और इतना पैसा खर्च करने की अगर उसके पास जो है क्षमता है तो वो उसको कर सकता है। ये तकनीक बेहद सरल है, इसीलिए अनेक किसान इससे जुड़े हैं। लेकिन इसमें पूरी सावधानी बरतने के साथ टिश्यू कल्चर के हर पहलू की जानकारी भी आवश्यक है। किसानों को आज भी अपने साथी किसान द्वारा तैयार पौध की गुणवत्ता पर अधिक भरोसा है, जिस कारण ये टिश्यू कल्चर तेजी से एक सार्थक व्यवसाय के रूप में उभरी है। आज आवश्यकता टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकों को किसान के स्तर पर आजमाने की है, जिससे वो उन्नत किस्में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर सकें। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे युवक युवतियों को इस तकनीक की जानकारी लेकर और स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय सहायता लेकर टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करनी चाहिए, जिससे उन्नत फसलों की स्थानीय स्तर पर ही उपलब्धता के साथ अच्छी आय के भी नए रास्ते खुल सके। अगली कड़ी में देखिए जैविक बीजों की नर्सरी, प्रयोगशाला से किसानों तक। जैविक बीजों की अत्याधुनिक नर्सरी से किसानों का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। जैविक बीजों को तैयार करने की तकनीक और इसके लाभ, उपयोगिता और बाजार पर भी प्रकाश डालेंगे हम एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।